नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। स्कूलों का नया सत्र अब से कुछ महीनों बाद शुरू होने वाला है और नया सत्र शुरू होने से पहले एक बार फिर सुगबुगाहट है उसी फीस की जिसकी जद्दोजहद हर साल होती रहती है। हर साल लगभग 2013 से एक एक्ट सरकार लेकर आई जिसमें फीस निर्धारण के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन अब सरकार की मंशा एक नए एक्ट की भी है जो महाराष्ट्र पैटर्न पर एक नया एक्ट फीस को लेकर लागू की जाए। और जैसे इस एक्ट की चर्चा हुई है, इस चर्चा के बाद में सबके मन में एक सवाल हो गया कि आखिर फीस को लेकर जो इतना बवाल मचा हुआ है, आखिर इस बवाल के बीच में हल क्या हो। और इसी पर चर्चा करेंगे हम हमारे कार्यक्रम जनमंच में। और मेरे साथ जो लोग बने रहेंगे मैं उनका परिचय यहाँ पर कराना चाहता हूँ। मेरे साथ हैं पाराचंद जी जैन साहब हैं, इंद्रसेन इसरानी जी हैं, दोनों पूर्व न्यायाधीश हैं। इनके अलावा एलसी भारतीय साहब हैं, सत्यव्रत सामवेदी जी हैं, आलोक भारद्वाज जी हैं, डॉक्टर आलोक भारद्वाज, दामोदर गोयल जी हैं, मनोज मुदगल जी हैं, श्रीराम डंगायत जी हैं, किशन मित्तल जी हैं, दिनेश कांवड़ जी हैं। ये सब लोग हमारे साथ इस चर्चा में बने रहेंगे और काफ़ी सारे लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में बने रहेंगे। सबसे पहले मैं जैन साहब आपके पास ही आता हूँ। 2013 में सरकार ने एक मंशा थी सरकार की कि निजी स्कूलों की मनमानी नहीं है और एक कमेटी बनाई गई। जस्टिस शिव कुमार शर्मा उस कमेटी को हेड कर रहे थे। उसने अपनी रिपोर्ट दी। आखिर फिर एक नए पैटर्न की बात सरकार लेकर आ रही है। क्या समझ आता है, ये समझ आता है कि क्या वो रोकने में नाकामयाब हुए या एक नए पैटर्न की ज़रूरत है? देखिएगा, हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या सरकार को फ़ी नियंत्रण करने का अधिकार है। देखिए कि जितने भी स्कूल हैं 1 से 8वीं क्लास तक के राइट टू एजुकेशन जो दिया है उसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा। इसके संबंध में, शिक्षा के अधिकार के संबंध में सरकार को इंटरफेरेंस का कहाँ अधिकार है? क्या जो स्कूल रन करते हैं उनका एक मूल अधिकार नहीं है कि वो अपने स्कूलों को चलावें? सुप्रीम कोर्ट ने एक टीएमएपाई के केस में इस बात को कहा कि जहाँ तक एजुकेशन देने का सवाल है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो स्कूल को चलाएं। और फंडामेंटल राइट किस प्रकार का? उन्होंने कहा स्कूल को एस्टेब्लिश करने का, टीचर्स अपॉइंट करने का, एडमिशन देने का और फीस निर्धारित करने का, और जो टीचर्स हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस को निर्धारित करने का अधिकार है। पूर्ण रूप से अधिकार है। इसके मामले में ये स्वतंत्र है। अब ये समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बावजूद सरकार जो है अपनी टांग क्यों लगाना चाहती है और क्यों जो है इस एक्ट को लाना चाहती है। क्या अब एक बार आपको रोकूंगा पाराचंद जी। मैं इधर मेरे साथ बैठे हैं दिनेश कांवड़ जी, इनके पास आऊँगा फिर आपके पास लौटता हूँ। कांवड़ जी, अभिभावक संघ, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, आप लंबे समय से पेरेंट्स की तरफ से संघर्ष कर रहे हैं। आखिर एक्ट लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? देखिए, दूसरी चीज पहले ये निर्धारित हो चुका है फीस के मामले में कि एक कमेटी बनाई गई है, वो फीस का निर्धारण करेगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलों को फीस निर्धारित करने का अधिकार है, उससे हम भी सहमत थे, लेकिन स्कूलों को लूटने का अधिकार नहीं है। अभिभावकों का विरोध वहाँ से प्रारंभ हुआ जहाँ स्कूलों ने शिक्षा के क्षेत्र को व्यापारीकरण में परिवर्तित कर दिया और वहीं पर कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा, वहीं पर सरकार को इंटरफेरेंस करना पड़ा। आप जो भी एकोमोडेशन देते हैं उसके अनुरूप ही आप फीस निर्धारित करते हैं, लेकिन अगले साल जब अनियंत्रित वृद्धि होती है वो अभिभावकों पर भारी पड़ती है। ये एक्ट सब कुछ उसी के लिए। आप अपने एकोमोडेशन के हिसाब से, आपके फैसिलिटी के हिसाब से आप पहली क्लास की जो फीस लेते हैं वो अभिभावकों की चॉइस पे है कि आप 80,000 फीस लेते हैं, उनकी इच्छा है तो एडमिशन कराएंगे, नहीं कराएंगे। आप 20,000 लेते हैं, उनकी इच्छा है तो कराएंगे, लेकिन नहीं कराएंगे। लेकिन 80,000 देने के बाद 8%, 10% का एक नियमित बढ़ोतरी मान सकते हैं जो महंगाई की दर के अनुसार है, लेकिन 80,000 का सीधा 1.5 लाख होता है, वहाँ अभिभावक की कमर टूट जाती है। ये लड़ाई उसकी है। मैं आदरणीय जज साहब से यही कहना चाह रहा था। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक फैसला दिया है जिसमें जो सरकारी लीज पर ज़मीनें ली गई हैं स्कूलों द्वारा, उनकी फीस निर्धारित करने का अधिकार सरकार को उन्होंने दिया है। तो ये सब कुछ हाईकोर्ट में भी चल रहा है और वैसे जो मानवीय भावनाएं हैं उनके आधार पर सरकार को तो निर्णय करना ही करना पड़ेगा। रही बात कांवड़ जी रोकूंगा। सामवेदी जी आपके पास आता हूँ। कांवड़ जी ने एक बात कही है, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया। किसने बनाया? सरकारों ने ही बनाया। अगर सरकारी स्कूलों की स्थितियां सुधार देते और निजी स्कूलों को बढ़ावा सरकारें नहीं देती, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरी होती, तो क्या बच्चे उस बढ़ी हुई फीस को देने के लिए या उनके अभिभावक बाध्य होते हैं? नहीं, ये तो एक मनोविज्ञान है कि जब वैसी शिक्षा दूसरे स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल में मिल रही है तो क्यों जाएंगे? ये तो ओपन मार्केट है, जिसका जहाँ पर लाभ हो वो जाएं। और अगर
व्यवसाय बना रखा है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप खर्चा देख लीजिए, उसकी आय देख लीजिए। आप बेस्ट स्कूल में पढ़ाना भी चाहते हैं और फीस भी नहीं देना चाहते। एक स्कूल, हमारा स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर सिर्फ 500 रुपया फ़ीस ली जाती है। करोड़पति आदमी मिनिस्टर से जाकर के सिफारिश करवा रहा है कि साहब ये फ़ीस भी माफ़ करवा दी जाए, तो लोग पैसा देना ही नहीं चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि फ्री में हो। तो ये गलत बात है। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो कह रखा है कि अगर कहीं लूट मार हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी निकाल सकती है। एक्ट की ज़रूरत कहाँ, यहाँ पर कहाँ आ गई? अच्छा, एक्ट किसके लिए? दामोदर जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक्ट क्या फिर ये लूट खसोट की बात जो की जा रही है, वो कह रहे हैं एक्ट आखिर किसके लिए बनाया जाए? हो तो रहा ही है, इससे नकार कोई नहीं सकता। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं दिनेश जी की बात से भी बहुत हद तक सहमत हूँ। ये जो एक्ट बना वो इस बात के लिए बना कि स्कूलें कोई इनके शब्दों में लूट मार ना करें और मेरे शब्दों में अत्यधिक मुनाफाखोरी ना करें। इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट बना, जो कि सुप्रीम कोर्ट की भावना भी ऐसी है। ये मेरे को लगता है ये अत्याधिक मुनाफाखोरी, मैं ये थोड़ा वाणिज्यिक शब्द नहीं है शिक्षा संस्थानों में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काम दिया, मेरे पास इसका ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा है कि 15% तक अपना सरप्लस रख सकते हैं स्कूल वाले अपने भविष्य के डेवलपमेंट के लिए। तो 15% से ज़्यादा अगर कोई सरप्लस करता है तो उसको रोकने के लिए है, और इसी के उद्देश्य से कमेटी बनी थी और ये फीस एक्ट बना था। आपने एक बड़ा मूलभूत प्रश्न उठाया कि क्या वो एक्ट खामियों पूर्ण था जिसकी वजह से नया एक्ट लाया जा रहा है। तो मैं पहले तो ये आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार के मुंह से एक बार ये कहलवा लें कि वो एक्ट खामीपूर्ण था और आगामी हाई कोर्ट की तारीख में उस एक्ट की खामी को स्वीकार करते हुए उसको खारिज करा लें और फिर इस नए एक्ट पर चर्चा कर लें। वो एक तर्कसंगत बात समझ में आती है। अच्छा, नया एक्ट आता है तो आप विरोध क्यों करते हैं? हाँ, जैसा पानाचंद जी ने कहा कि फीस को निर्धारण करने का मूलभूत संवैधानिक अधिकार स्कूलों के पास में है। प्रस्तावित एक्ट में 10 सदस्यीय कमेटी जो फीस के लिए प्रस्तावित की है, उसमें केवल मात्र एक प्रतिनिधि मैनेजमेंट का और 9 प्रतिनिधि गैर मैनेजमेंट के। तो मुझे बता दीजिए, दुनिया के किसी भी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ऐसी परंपरा हो जहां यूजर या कंज्यूमर अपनी कॉस्ट को या किसी भी प्रोडक्ट की कीमत को तय करने में पार्टिसिपेट करता हो। एक बार आपको रोकूंगा गोयल साहब, मैं यहाँ पर इसरानी साहब के पास आऊँगा। इसरानी साहब, जो गोयल साहब कह रहे थे कि यूज़र और कंज्यूमर, क्या शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से व्यवहार, नीति निर्धारण, तथ्य ये सब लाए जा रहे हैं, क्या ये यूज़र और कंज्यूमर का रिश्ता है या छात्र, अभिभावक, शिक्षक ये एक रिश्ते थे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में यूज़र और कंज्यूमर का रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये तो शिक्षा का रिश्ता है, और जो अभिभावक अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ शिक्षा उनको पसंद नहीं है, क्योंकि शिक्षा उनके इच्छा के अनुसार बच्चों को प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए ही लोग गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के प्राइवेट स्कूल में अपनी मर्ज़ी से आते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन हो तो कोई इसमें ऐतराज़ हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं चलेंगे तो शिक्षा का स्तर गिर जाएगा और हमारे जो भविष्य है बच्चों का, वो भी एक समस्या में आ जाएगा। तो ये जो बात है वो सही नहीं है। मनोज जी, एक एक्ट आपकी सरकार के समय आया था 2013 में, 2013 के लगभग आपने एक एक्ट बनाया था और उसमें फीस निर्धारण के लिए कमेटी बनाई थी। नया एक्ट आ रहा है, परेशानी क्या है? आने दीजिए ना। अगर अभिभावक या बच्चों को राहत मिलती है तो नए एक्ट को लेकर इतना विरोध क्यों करते हैं? देखिए आशीष जी, हमको कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि 2013 में
जस्टिस शिव कुमार जी शर्मा की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार के टाइम में कमेटी बनी थी, जिसमें सारे नियम कानून तय हुए थे। 25% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया था। राइट टू एजुकेशन में हर तरह के अधिकार दिए गए, जिसमें कमेटी को बिल्कुल पूरे रूप कानूनी रूप दिया गया। लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि ये सरकार 2 साल तक अभी तक इस एक्ट पे विचार ही करती रही। अगर इन्हें कोई एक्ट में अगर कोई खामी भी लगती थी तो उस खामी को दूर किया जा सकता है, बजाय नए एक्ट लाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, उसमें संशोधन किया जा सकता था। और हम बार बार सरकार से ये पूछ रहे हैं कि सरकार ने 2 साल अपना समय इतना खराब क्यों किया, जब उसको अगर खामी लग रही थी। ये 2013 में इस कांग्रेस सरकार एक्ट को बना गई थी, तो वो 2015-16 तक वेट करने की उनको आशीष जी कहीं जरूरत ही नहीं थी। नया एक्ट लाके तो एक बिना काम में एक पुराने एक्ट को तो आप पूरी तरह से 2 साल में लागू नहीं कर पाए, और आप नए एक्ट में आके और उस नया कानून बनाने जा रहे हो। इसका विरोध इसका विरोध इसलिए डॉक्टर आलोक आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि नया कानून आपकी पार्टी की सरकार लेकर आ रही है, और वो भी महाराष्ट्र पैटर्न पर, और इतनी सी जानकारी, और उसी महाराष्ट्र पैटर्न पर मुंबई हाई कोर्ट में उसको स्टे दे रखा है। देखिए आशीष जी, मैं अभी सरानी साहब को भी सुना, गोयल साहब दामोदर जी को भी सुना, दुग्गल जी की भी बात सुनी, और सबसे बड़ी बात तो यूज़र और कंज्यूमर जो शब्द आया, मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि शिक्षा, जैसा इसरानी जी ने कहा कि जब हम अपने शुरू करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में ही अगर यूज़र कंज्यूमर शब्द आ गया तो हमने ये मानवता से सबसे बड़ी बात तो कि इन सब चीज़ों में सारे स्कूलों को पहले मानवीयता सबसे बड़ा पक्ष है, हमें उस पर रहकर सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जब हम शुरुआत ही ऐसी देंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाना जाएगा, जब बात ही यूज़र कंज्यूमर शब्द बिल्कुल अनुचित। अब रही बात मनोज दुग्गल जी ने बोला अभी कि साहब ये सरकार, तो आपको बता दूं कि जो एक्ट अगस्त 2013 में शिव कुमार शर्मा जी ने 22 अगस्त 2013 को शिव कुमार शर्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने जो जिया था उसके ऊपर केवल 7,000 विद्यालयों में उसको लागू किया गया था। केवल 7,000, 33,000 विद्यालय हैं, 7,000, और उसके बाद भी विद्यालय के संचालक ही हाईकोर्ट में चले गए, और मामला सरकार के पास नहीं है, अभी मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। 11 फरवरी को, आने वाली 11 फरवरी को उसके ऊपर अगली सुनवाई है। अब हम बात करते हैं कि आप कहते हैं कि समिति में निर्धारण की, जैसा गोयल साहब ने बोला कि साहब उसमें आपने मैनेजमेंट के आदमी कम रख लिए, बात शिक्षक रही है, तो ये अगर किसी ने सोच के ये विद्यालय इस तरह से चलाया कि हमें तो कमाई करनी है, कमाई करने का इसको मतलब प्रशासन कमाई के लिए थोड़ी सवाल वही है आलोक जी, पीछे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास आता हूँ जी, मैं फिर वापस आता हूँ, मैं लौटता हूँ। मैं फीस निर्धारण कमेटी के अंदर जाकर मैंने उनको ये मुद्दा उठाया कि जिनकी फीस मात्र साल भर की 10 या 15 हजार है, पहले आप उन स्कूलों को मत छेड़िए जो अधिक मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जिनकी फीस 20,000 से अबव जा रही है। आप उनके 10-15 स्कूलों पर निर्धारित कीजिए फीस, तब नकेल इन पे कसी जा सकेगी। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो गाँवों में छोटे छोटे स्कूल हैं जिनकी फीस मात्र 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है, उन्होंने उस पे बोला कि आप पोर्टल भरिए। इससे वो स्कूल नाराज हुए और ये कमेटी अपना मूर्त रूप नहीं दे पाई जनता को। इससे अब अभिभावक तो परेशान है, कानून ये हो या वो हो। मैं तो कहती हूँ कानून का जल्द से जल्द निर्धारण हो। अभिभावक, जब भी ये शैक्षणिक सत्र शुरू होता है अभिभावक परेशान होते हैं। भारतीय साहब, 33,000 स्कूल, लगभग 33,000 स्कूल जो है जिनकी फीस के बारे में निर्धारण हो रहा है। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या 33,000 स्कूल मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, या हमको टारगेटेड जो स्कूल्स थे पहले उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। केवल 10% स्कूल ऐसे हैं राज्य में जो मुनाफाखोरी कर सकते हैं, जिनके पास आलीशान बिल्डिंग है, जिनकी फीस 1.5 लाख 5-5 लाख है। बाकी सारे के सारे स्कूल या तो घाटे में चल रहे हैं या उनके परिवार वाले चला रहे हैं, और उनकी फीस न्यूनतम, मैडम ने तो फिर भी ज़्यादा बताई है, उनकी न्यूनतम फीस 250 रुपये है, जो पुराने क्षेत्र में चल रहे हैं मंथली 250 रुपये। मेरे को पता है तो ये आप अकेली नहीं, कई लोग ऐसे सहमत होंगे। मैं आता हूं, एक बात कह रहा हूँ साहब, एक बात मैं ये इनको मैडम को एग्जांपल दे दूंगा, 250 रुपये की रसीद बता दूंगा इनको, 250 रुपये महीना बोल रहा हूँ मैं, हाँ इनके यहाँ है। तो आप देखिए कि हम ग्रास रूट पर ला करके शिक्षा दे रहे हैं, हम कोई सरकारी अनुदान नहीं लेते। आपने 17,000 तो RTE में तय कर रखी है, अरे उस तक तो हमको मुक्त करो। 17,000 तक के पहले तो हिसाब ही नहीं मांग सकते, आप भी दे रहे हैं, RTE में दे रहे हैं, जहाँ लड़के नहीं आ रहे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ना हमको महाराष्ट्र एक्ट चाहिए, न तमिलनाडु एक्ट चाहिए। भौगोलिक और शैक्षणिक परिस्थितियां राजस्थान की ये आपने जो सवाल उठाया, भारतीय साहब एक बार रोकूंगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटूंगा और इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।